नमस्कार। फ़िलहाल हम हैं प्रयागराज। ये मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, श्री आदि शंकर विमान मंडपम, और सामने ये संगम का घाट, नाव वगैरह सामने से सब कुछ दिख रहा है। ये जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके लिए जगह है। वो अकबर का फोर्ट है, अकबर का दुर्ग, और यहाँ पे सामने है हनुमान जी लेटे हुए, हनुमान जी का मंदिर। इस जगह से लगभग सारी चीज़ें दिख रही हैं आसपास की, और इस सामने में जो नया ब्रिज बना है माँ गंगा के ऊपर से, वो दिख रहा है। तो ऐसे करके मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। अब बात आता है कि प्रयाग सुन के आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? तो पहला ख्याल सीधे सीधे आता होगा कि प्रयाग मतलब कि कुंभ। लेकिन कुंभ तो है, और उससे भी अगर थोड़ा कुछ पूछूंगा तो कहेंगे कि एक जिला मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का, यूपी 70 लगता है। अच्छा है, लेकिन इस पावन भूमि का एक अपना महत्व है। महत्व कहें तो हर एक जगह का एक अपना महत्व होता है। उससे भी ज़्यादा होता है कि उस जगह के नामकरण को लेके भी महत्व है। अब नामकरण की अगर बात करें तो सबके नाम के पीछे, वो चाहे मेरा नाम हो, चाहे आपका नाम हो, या फिर किसी का भी नाम हो, उसके पीछे अगर देखा जाएगा तो कोई ना कोई ज़रूर कहानी छिपी होगी। कहानी मतलब कि अब जैसे मेरा नाम अंकित है तो पता नहीं कौन सा पूजा पाठ करवाया होगा कि या फिर मेरी बुआ जी ने या फिर मेरी दादी ने भगवान से कुछ मन्नत मांगा होगा, इसके बाद से मेरा नाम रखा गया होगा अंकित। वैसे ही आप लोगों के नाम के पीछे भी अगर आप पूछेंगे घर पे तो बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे ये है, अब इसके बाद से तुम्हारा नाम पड़ा। तो वो सबके नाम के पीछे है। तो ये तो इतना बड़ा शहर है, तो कैसे हो सकता है कि इसके नाम के पीछे कहानी ना हो? अब सबको पता है कि पहले शुरू से ही ये प्रयाग था, इसके बाद से इलाहाबाद हुआ, इसके बाद से अब प्रयागराज हो गया। तो इसके पीछे जो कहानी है उसको मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पहले चलते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं। हाँ, तो हम थे प्रयागराज के नाम पे। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ तो है। तो पुराने समय से इसका उल्लेख आपको, अगर आप पढ़ेंगे, अपना इतिहास जानेंगे, इस शहर का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, तो इसका उल्लेख आपको वेदों में मिल जाएगा, इसका उल्लेख आपको कुछ पुराणों में मिल जाएगा। अब रही बात कि वेद तो बहुत पुराने हैं। तो हमको पता है कि वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे जो पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें इसका उल्लेख मिलेगा प्रयाग का, इस जगह का नाम प्रयाग है। वैसे ही 18 पुराण है। 18 पुराण में कुछ पुराणों में अगर उनकी कहानियाँ आप सुनेंगे तो उसमें इस प्रयाग का उल्लेख आपको मिल जाएगा। अब पहले जानते हैं कि प्रयाग का नामकरण प्रयाग कैसे हुआ। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रयाग का मतलब क्या होता है। तो प्रयाग का मतलब होता है नदियों का संगम। ये प्र प्लस यज्ञ, उसके संधि से इस जगह का नाम पड़ा प्रयाग। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि सृष्टि का हम सबको पता है कि किसने रचना की? ब्रह्मा जी ने रचना की। अब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना करने के बाद से जो प्रथम यज्ञ का आयोजन हुआ था वो कोई और जगह नहीं थी, वो जगह हमारा यही प्रयाग था। आप इस कुंभ में एक गाना सुने होंगे कि प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आए का आवाज। ये तब मुझे पता चला कि प्रथम यज्ञ, तो प्रथम यज्ञ उसी के संदर्भ में कहा गया था। प्रथम यज्ञ जो सृष्टि का रचना के बाद से पहला यज्ञ हुआ था वो इस धरती पे हुआ था। तब से ही इस जगह का नाम प्रयाग हो गया।
अब बात ये उठती है कि अगर इस जगह की इतनी मान्यता है, इस जगह पे लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो फिर इस जगह का नाम चेंज क्यों किया गया? इस जगह का नाम प्रयाग से इलाहाबाद क्यों हुआ? तो उसके पीछे भी एक कहानी है। अब उसके पीछे ये कहानी है कि हम सबको पता है कि हमारे देश में अलग अलग टाइम पे आक्रांताओं ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, या फिर यूँ कहिए कि जो भी आया भारत को लूटने का ही प्रयास किया। वैसे ही मुग़लों का जब हमारे देश पे आधिपत्य हुआ और हमारा देश गुलाम हुआ मुग़लों के, तो इस जगह पे अकबर घूमने आया और अकबर ने यहाँ की भव्यता, यहाँ के हवन कुंड, यज्ञ और मनोहर दृश्य देख के वो मोहित हो गया। फिर उसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जो मैं आपको दिखाया भी था पीछे, इस दुर्ग का नाम। और उस दुर्ग के निर्माण के बाद से उस दुर्ग का नाम रखा इलाहावास, मतलब कि अल्लाह का वास। अब सोच लीजिए किस तरह से हमारे संस्कृति, हमारे धर्म को तहस नहस करने का एक वो बनाया गया। और फिर कुछ टाइम के बाद से पूरे शहर का ही नाम इलाहाबाद रख दिया गया। लेकिन सोचिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो संगम वाला एरिया था, उसको तब भी प्रयाग कहा जाता था और आज भी प्रयाग कहा जाता है, और उससे पहले भी प्रयाग कहा जाता था। वो संगम के एरिया को हमेशा ही प्रयाग कहा गया। फिर हमारे प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से इस जगह का नाम कुछ ऐसे 16 अक्टूबर की 18 अक्टूबर 2018 को इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया प्रयागराज। तो ये थी यहाँ की कहानी, इसके नाम के पीछे की कहानी। बाकी अभी बहुत कुछ है जिसको मैं बताऊंगा। पहले थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं प्रयाग। अब मैं आपको नैनी ब्रिज से दिखा रहा हूँ वो अकबर का दुर्ग। वो सामने जो दिख रहा है, बिल्कुल नदी उसके किनारे से बह रही है। वो इसकी खूबसूरती के मोहित होने की वजह से एकदम नदी के बिल्कुल किनारे उसने बनाया है ये क्या अपना दुर्ग। ये लगभग 1575 कुछ कहते हैं इतिहासकार, और कुछ कहते हैं कि इसकी नींव ही जब 83 में डाली गई तो 75 में कैसे। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इलाहाबाद का जो नाम था वो अकबर के टाइम पे नहीं, बल्कि जो उसके अगली पीढ़ी आई उसके बाद से हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, अकबर के टाइम से ही ये इस जगह का नाम इलाहाबाद रख दिया गया था। अच्छा, जितने प्रयाग में घाट हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कुंभ नगरी को, इस यज्ञ नगरी को घाटों की नगरी कहना भी गलत नहीं होगा। अब घाटों की नगरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रयाग में कितने घाट हैं, तो आपको लगेगा कि 3 नदियाँ हैं, 3 नदियों का संगम है, तो 3 घाट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोई यहाँ पे घूमने आया होगा वो उसको पता होगा कि गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियों के संगम के अलावा एक अरेल घाट भी है। और जब आप अरेल की साइड आएंगे तो बहुत सारे मंदिर है घूमने के लिए, बहुत सारे आश्रम आपको मिलेंगे घूमने के लिए। साथ ही और कुछ घाटों के बारे में मैं बात करूं तो अरेल घाट के अलावा है बरगद घाट, उसके अलावा है गाऊ घाट, ऐसे तमाम घाट हैं। तो इसको बस, तो मेरे हिसाब से इसको भी घाटों की नगरी कहना ही चाहिए। अच्छा, जिस रास्ते पे अभी मैं चल रहा हूँ ये अरेल घाट जाने वाला रास्ता है, और आप ये देख सकते हैं पेड़ों पे कैसे अच्छा खासा पेंट किया गया है, और उस पे भगवान शिव की कहीं पे तो कहीं पे अलग अलग भगवान की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, और काफ़ी सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं इनकी टहनियों को छाट उठ के। और इस जगह को मतलब ऐसा गया है कि सजाया गया है, इस धर्म नगरी को सजाया गया है।
और जिस तरह से इस नगरी को सजाया गया है, मैंने जहाँ तक सुना था कि सृष्टि का रचना तो ब्रह्मा जी ने किया था, पर इस जगह को, प्रयाग को, स्वयं भगवान विष्णु इसकी देख रेख करते हैं, रखवाली करते हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु बेड़ी माधव रूप में विराजमान हैं, जिसको द्वादश माधव भी कहते हैं। देख रहे हैं आप पेड़ों के कैसे। अब ये सामने नैनी पुल है, ये यमुना नदी है, वो जहाँ पे वो दिख रहा है डंडा वगैरह, वो संगम है। और वो जहाँ पे हम स्नान किए थे, बोटिंग। इस जगह का महत्व जितना धर्म से जुड़ा हुआ है, उतना ही हमारे भारतीय साहित्य से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं उस साहित्य की बात कर रहा हूँ जिसने इस भारत की दशा और दिशा दोनों चेंज करने का काम किया, दोनों बदलने का काम किया। इस भूमि, तपोभूमि के साथ साथ इस भूमि पर ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, ऐसे ऐसे लेखकों ने जन्म लिया, जिन्होंने इस भारतीय साहित्य को एक नई ऊंचाई देने का काम किया। मैं कुछ लेखकों का नाम बता रहा हूँ। पहले तो आप यूँ समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी, जो इस सदी के महानायक हैं, उनका जन्म इसी प्रयागराज की भूमि पर हुआ। उनके पिताजी ऑफ कोर्स हरिवंश राय बच्चन जी को कौन नहीं जानता। हरिवंश राय बच्चन जी एक बहुत ही अच्छे लेखक थे, और उनकी मधुशाला, जो इंसान दारू को आज तक हाथ नहीं लगाया, उसने मधुशाला लिखा है। समाज को उस मधुशाला के सहायता से जो संदेश दिया, वो काबिले तारीफ थी, वो बहुत शानदार था। और जितना शौक़ मुझे कविताओं में है, उतना ही शौक़ मुझे कहानियों में है। धर्मवीर भारती जी, गुनाहों का देवता, एक बार पढ़ के देखिएगा। मैं तो कितनी शानदार वो कहानी है। तो ऐसी महान आत्माओं ने, ऐसे महान महापुरुषों ने इस धरती पे जन्म लिया है, बल्कि इस पूरे देश के उत्थान का काम किया है। मुझे कविताओं का शौक़ है, मुझे कविता पढ़ना, बोलना, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं बहुत ज़्यादा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी, जिनकी कविताएं समाज को एक नई दिशा देती है। आप सबने पढ़ा होगा मैं अकेला बचपन में, या फिर कुकुरमुत्ता पढ़ा होगा। कुछ ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। मेरे पास तो किताब है, मैं यहाँ से कुछ किताबें भी लेके जाऊँगा। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी, वो भी इसी भूमि के जन्मे हुए थे।